नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम मेडिसिन के अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि जितनी भी अपनी सिस्टेमेटिक तंत्रों से संबंधित व्याधियां हैं या डिजीज हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कि अलग-अलग अंगों की इन्फ्लामेशन को या उनकी सोथ को किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। चलिए, देखिए, जो हमारे अलग-अलग तंत्र हैं, अलग-अलग अंग हैं उनके, उनकी जो सोथ है, इन्फ्लेमेशन है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो यहाँ से भी टू द पॉइंट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोमेटाइटिस किसे कहते हैं? क्योंकि हम जब आगे डिजीज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सिंपल यानी हम ये नहीं बोलेंगे कि मुख गुहा की सोथ, सीधे सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे हम कि भाई इस डिजीज़ में स्टोमेटाइटिस हो जाती है। जैसे हम बात करें एफएमडी की, ठीक है? तो वही स्टोमेटाइटिस हो जाती है, जिंजिवाइटिस हो जाती है। तो सिंपल टर्म मतलब मुख गुहा की शोथ को हम किस नाम से जानते हैं? स्टोमेटाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से अगला आता है कि जो लिप्स हैं, होंठ हैं, उनकी जो शोथ है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सेलाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसी तरह से जिंजिवाइटिस, मसूड़ों की शोथ को कहते हैं, जीभ की शोथ को हम क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस, जीभ की शोथ होना, सूजन हो जाना किस नाम से जानी जाती है? ग्लोसाइटिस के नाम से जानी जाती है। अगला है, ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? जितनी भी अपनी लार ग्रंथि हैं, ठीक है? सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथियों की जो शोथ है, वो किस नाम से जानी जाती है? सैल एडिनाइटिस के नाम से जानी जाती है। सैल एडिनाइटिस के नाम से ये जानी जाती है, ठीक है? इसी तरह से ग्रसनी की शोथ किस नाम से जानी जाती है? फेरेंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। आमाशय की शोथ गैस्ट्राइटिस, जैसे बोलते हैं ना गैस्ट्रिक अल्सर, तो ये शब्द कहाँ से बना है? गैस्ट्रिक यानी आमाशय को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्राइटिस। आमाशय की शोथ किस नाम से जानी जाती है? गैस्ट्राइटिस के नाम से जानी जाती है, ठीक है? आमाशय की जो दीवार है, झिल्ली है, ठीक है? और उसमें जो शोथ है, किस नाम से जानी जाएगी? गैस्ट्राइटिस के नाम से जानी जाती है। अगला है, आमाशय से आगे क्या आ गई अपनी? आंतें आ गई, इंटेस्टाइन आ गई। तो इंटेस्टाइन में सूजन आना, उसकी शोथ होना, ठीक है? तो वो किस नाम से जानी जाएगी? एंट्राइटिस के नाम से जानी जाती है, ठीक है? मुखौआ की शोथ स्टोमेटाइटिस, लिप्स की चलाइटिस, जी मसूड़ों की जिंजिवाइटिस, जीभ की ग्लोसाइटिस और लार ग्रंथियों की किस नाम से? साइलेडिनाइटिस के नाम से जानी जाती है। ग्रसनी जो कि 7 ओपनिंग होती हैं, ठीक है? फेरेंजाइटिस के नाम से जानी जाती है।
और आमाशय की शोथ, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? गैस्ट्राइटिस। और आंतों की शोथ एंट्राइटिस के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं टू द पॉइंट बनते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हमें इनको याद रखना है। अब देखिए आगे, अगला है कि जो सीकम है, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये तीनों ही किसके भाग हैं? बड़ी आंत के भाग हैं। ठीक, तो सीकम की जो शोथ है किस नाम से जानी जाती है? टाइफलाइटिस। इसी तरह से कोलन की, कोलन का तो सिंपल सा है, कोलाइटिस। और रेक्टम की प्रोकाइटिस, प्रोकाइटिस। और लीवर की हेपेटाइटिस। और बाइल डक्ट, देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कि बाइल डक्ट की सोच किस नाम से जानी जाती है? कोलेंजाइटिस के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाइल डक्ट की सोच किस नाम से जानी जाती है? कोलेंजाइटिस। और पित्ताशय की जो सोच है वो किस नाम से जानी जाती है? कोलेसिस्टाइटिस। अब देखो इसको इस तरह से याद रखें कि भाई जो पित्ताशय है ये क्या है? एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है, जिसमें क्या स्थित होता है कि जो लीवर है, बाइल जूस यहाँ पर एकत्रित रहता है, जिसे हम पित्त रस के नाम से जानते हैं, ठीक है। लीवर से जो बाइल जूस बनता है वो यहाँ पर आकर के एकत्रित होता है, ठीक है। तो ये कैसी है? थैलीनुमा संरचना है। और थैलीनुमा संरचना को हम जैसे पढ़ते हैं किसके नाम से? कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या कहलाती है? सिस्ट कहलाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है एक तरह से, ठीक है। एक सैक है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सिस्ट के नाम से जानते हैं। तो वहीं से ये टर्म बनी है सिस्टाइटिस, ठीक है। तो कोले सिस्टाइटिस, तो इस तरह से याद रखें कि ये क्या है? सिस्टनुमा संरचना होती है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, तो कोले सिस्टाइटिस। और बाकी बाइल डक्ट की शोथ क्या कहलाती है? कोलेंजाइटिस कहलाती है। क्लियर? तो और लीवर की शोथ हेपेटाइटिस, और बाइल डक्ट की शोथ कोलेंजाइटिस, और पित्ताशय की जो शोथ है वो किस नाम से जानी जाती है? कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानी जाती है। देखिए आगे, मस्तिष्क की जो शोथ है उसको हम क्या बोलते हैं? एनसेफेलाइटिस। इसको हम क्या कहते हैं? एनसेफेलाइटिस कहते हैं, ठीक। अब मस्तिष्क के जो है उसके जो आवरण हैं, जो झिल्ली हैं, ठीक है, पाया मैटर, अरेग्नोइड, ड्यूरामेटर, उनकी जो शोथ है वो किस नाम से जानी जाती है? मेनिनजाइटिस के नाम से। मेनिनजाइटिस के नाम से जानी जाती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो शेरुदंड है, ठीक है, तो ये क्या आएगा? मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु की जो शोथ है वो किस नाम से जानी जाती है? माइलाइटिस। ठीक है, ब्रेन हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी शोथ किस नाम से जानी जाती है? ब्रेन की शोथ है, जो मस्तिष्क की शोथ है, एन्सेफेलाइटिस के नाम से। अब चाहे वो मेरुरज्जु हो चाहे ब्रेन हो, इसकी जो तीनों झिल्लियां हैं, पायामेटर, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर, इसका जो आवरण है, इस आवरण का जो शोथ है, ठीक है,
वो किस नाम से जानी जाती है? मेनिंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। अब मस्तिष्क से क्या निकल रहा है कि जो तंत्रिका है उनका एक गुच्छा बाहर निकल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं और या मेरुरज्जु कहते हैं। अब इस मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड की जो शोथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइलाइटिस कहते हैं। ठीक है? अगला है, ये हमने बात कर ली इसके बारे में, कोलिंजाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस। ये तो ब्रेन से रिलेटेड हो गया अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कहें तंत्र का तंत्र से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी थी। अब देखिए अगला है त्वचा की शोथ, डर्मिस से बना है, डर्मेटाइटिस हो गया। ठीक। नाक की शोथ, राइनाइटिस हो गई। आंख की शोथ, आंख की शोथ को हम क्या बोलते हैं? आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो उसी से ये शब्द बना है, ऑफ ऑप्थेल्माइटिस। ठीक है, आंख की शोथ को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्थेल्माइटिस के नाम से जाना जाता है। अब केवल आंख की पलकों की जो शोथ है, ठीक है, यानी आईलिड, आंख की पलकों की जो शोथ है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीफेराइटिस। आंख की पलकों की शोथ क्या कहलाती है? ब्लीफेराइटिस। और कान की शोथ आप अच्छी तरह से जानते हैं, ओटाइटिस। कंठ की शोथ यानी लैरिंक्स हो गया, उसको लेरेंजाइटिस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? कई बार आवाज नहीं निकलती है, आवाज निकलने में दिक्कत आती है, निगलने में दिक्कत आती है। ठीक है, बोलने में समस्या रहती है, पेन होता है, तो लेरेंजाइटिस। फेफड़ों की शोथ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फेफड़ों की शोथ है उसको तो बोलते हैं हम निमोनिया। लेकिन फेफड़ों की जो प्लूरा की शोथ है उसको हम बोलते हैं प्लूरेसी या प्लूरेसी। ठीक है, तो फेफड़ों की जो प्लूरा है, प्लूरा यानी फेफड़ों के ऊपर का आवरण, जिसमें दो प्रकार की प्लूरा रहती है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। ठीक है, दोनों के बीच जो दोनों प्लूराएं हैं, ठीक है, इनके ऊपर इस तरह से ये आवरण रहता है, एक बिल्कुल फेफड़ों से टच रहता है। फेफड़ों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? मीडियास्टाइनम कहलाता है। तो इन दोनों का जो स्पेस है, दोनों प्लूराओं के बीच का जो ये स्थान है, ये क्या कहलाता है? प्लूरल स्पेस कहलाता है। और ये बाहरी और भीतरी दोनों क्या होती हैं? प्लूरा होती हैं। और दोनों के बीच में क्या भरा रहता है? हल्का सा द्रव भरा रहता है, जिसको हम प्लूरल द्रव या प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जिसका काम क्या है? श्वसन क्रिया के समय जब फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं बार बार, तो घर्षण से बचाता है। ठीक है, और फेफड़ों को नम बनाए रखता है, मॉइस्ट या चिकना बनाए रखता है। ठीक है, तो अगर फेफड़ों की शोथ है तो उसे तो बोलेंगे हम निमोनिया। लेकिन केवल इसमें किसी न किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, प्लूरा में इसका द्रव बढ़ गया, ये इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरेसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओवरी की शोथ। अंडाशय की जो शोथ है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊफोराइटिस। किस नाम से जाना जाता है? ऊफोराइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट,
ओविडक्ट की जो सोच है वो किस नाम से जानी जाएगी? इंपॉर्टेंट है। सेल्फिंजाइटिस। ठीक है, लेकिन इसको कई बार सेल्फिंजाइटिस बोल देते हैं। ठीक है, सेल्फिंजाइटिस या सेल्फिनजाइटिस। ओवरी की जो सोच है, यानी अंडाशय की जो सोच है, वो तो कहलाती है ऊफोराइटिस। और अंडवाहिनी की जो सोच है, वो क्या कहलाती है? सेल्फिंजाइटिस कहलाती है। ठीक, इसके आगे अगला अंग क्या आएगा? गर्भाशय। गर्भाशय की सोच पेटलाइटिस कहलाएगी। तो गर्भाशय की जो लेयर्स होती हैं, जो उसकी दीवार की जो भाग होते हैं, सबसे अंदर का भाग एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है, उसकी जो सोच है वो क्या कहलाती है? एंडोमेट्राइटिस कहलाती है। और सिंपल गर्भाशय की बात करें हम, तीनों झिल्लियों के लिए, तीनों वॉल के लिए, लेयर्स के लिए, तो मेट्राइटिस शब्द का यूज हम करेंगे। वृषणों की सोच, टेस्टीज जो है, वृषण जो हैं, उनकी जो सोच है वो क्या कहलाती है? ऑर्चाइटिस कहलाती है। और वृषण किसकी सहायता से लटके रहते हैं? स्क्रोटम के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से लटके होते हैं। ठीक है, रस्सीनुमा संरचना होती है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, इसकी जो सोच है ये क्या कहलाती है? फ्यूनिकुलाइटिस। ये क्या कहलाती है? फ्यूनिकुलाइटिस या फ्यूनिकुलाइटिस कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड को वृषण रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड को? वृषण रज्जु, जिसकी सहायता से जो टेस्टीज है या वृषण है, स्क्रोटम के अंदर लटकी हुई अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अगला है ग्लांस पेनिस। जो शिश्न है, उसका आगे का जो फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? ग्लांस कहलाता है। और इसकी जो सोच है वो क्या कहलाती है? पेलेनाइटिस कहलाती है। हम पढ़ चुके हैं गायनेकोलॉजी में इसके बारे में। इसके अलावा जो ग्लांस हो गया, उसकी जो सोच है क्या कहलाती है? बेलेनाइटिस कहलाती है। ठीक है, और बाकी जो शिश्न है उसकी सोच क्या कहलाती है? पोस्थाइटिस। चलिए अगली बात करते हैं, नेबल कॉर्ड। नेबल कॉर्ड क्या है? कि भाई जो बच्चा है और जो माँ है, दोनों के बीच जो संबंध होता है गर्भकाल के दौरान, वो किसके द्वारा होता है? नेवल कॉर्ड के द्वारा होता है। जो नाभि वाला भाग है, नाभि वाले भाग के द्वारा बच्चा किससे जुड़ा रहता है? माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ रहता है, गर्भाशय से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसकी जो सोच है, नेवल कॉर्ड की जो सोच है, ये क्या कहलाती है? ओम्फेलाइटिस कहलाती है। तो आपका ओम्फेलाइटिस आपको याद रखना है, फ्यूनिकुलाइटिस आपको मेनली याद रखना है, सेल्फेंजाइटिस और उफोराइटिस। ठीक है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की सोच, फ्यूनिकुलाइटिस, नेवल कॉर्ड की सोच, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में और नेवल कॉर्ड में। ठीक है, और दूसरा नेवल कॉर्ड ओम्फेलाइटिस बोल रहे हैं, और जबकि ओवरी की सोच को क्या बोलते हैं? उफोराइटिस। ठीक है, उफोराइटिस और ओम्फेलाइटिस। कहीं ना कहीं ये सेम सेम से प्रतीत होते हैं। ठीक है, उफोराइटिस किसकी है? ओवरी की सोच है। और जबकि ओम्फेलाइटिस किसकी है? नेवल कॉर्ड की। नेवल कॉर्ड की सोच होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। तो स्टोमेटाइटिस किसे बोल रहे थे हम, कि जो मुख गुहा है, ठीक है, उसकी जो श्लेष्मा कला है, अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी जो सोथ है, उसको हम क्या बोल रहे थे, स्टोमेटाइटिस कह रहे थे। ठीक है। और कुछ डिजीज में स्टोमेटाइटिस होती है, मुंह में अल्सर बनते हैं। तो अब उसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, उपचार में हम जो है एफएमडी के उपचार के समय इसके बारे में बात की थी। ठीक है। तो 1% KMnO4 का क्या लेते हैं हम, सॉल्यूशन लेते हैं, और उससे मुख की गुहा की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। ठीक है। 2% कॉपर सल्फेट ले सकते हैं इसके इलाज के लिए, और 1 से 2% बोरोग्लिसरीन का भी यूज किया जाता है। ठीक है। तो किस किस का उपयोग करते हैं हम, 1% KMnO4 यानी लाल दवा का उपयोग। ठीक है। और दूसरा 2% कॉपर सल्फेट का, और 1 से 2% बोरोग्लिसरीन का उपयोग हम। ठीक। दूसरा है फेरिंजाइटिस, यानी ग्रसनी की सोथ। तो ग्रसनी की शोथ के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, नेसेड्स का उपयोग करते हैं और एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। ठीक है। यानी नॉन स्टीरॉयड एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। ठीक। और कुछ एंटीबायोटिक्स का उपयोग हम करते हैं संक्रमण को हटाने के लिए। गैस्ट्राइटिस में, यानी पेट की शोथ को ही हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ठीक। इसके लिए भी कुछ औषधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं हम। और एंट्राइटिस, आंतों की शोथ, आंतों की जो श्लेष्मा झिल्ली है, उसकी शोथ को हम क्या बोलते हैं, एंट्राइटिस। अब इसमें कारण भी आते हैं कि भाई आंतों की शोथ हो चाहे गैस्ट्राइटिस हो, इसका कारण क्या होता है, कि भाई जो सड़ा गला खाना है, ठीक है, उसको खा लेना, या सड़ा गला खाने की वजह से क्या है, संक्रमण का बढ़ जाना। तो कोई भी किसी भी जो खाने योग्य वस्तु नहीं है, उसको खाने की वजह से या सड़ा गला खाने की वजह से क्या है, कि पेट का संक्रमण या आंतों में संक्रमण हो जाता है। ठीक। दवाओं में वही नेसेड्स और एंटीबायोटिक्स का हम उपयोग करते हैं। ठीक। अब देखिए इससे आगे एक टर्म आती है, चौक। ठीक है। चौक किसे बोलते हैं, चौक कहते हैं कि जो ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस में रुकावट का आना, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, चौक कहते हैं। अब ईसोफेगस क्या है, कि जो ग्रसनी है, ठीक है, आहार नाल जो है, तो अपने ग्रसनी से नीचे ईसोफेगस शुरू हो गई। ईसोफेगस के दो भाग होते हैं, एक होता है सर्वाइकल पार्ट, जो गले वाला भाग, ठीक है, जो आहार नाल है, उसके दो भाग हैं ईसोफेगस के। कौन कौन से, एक तो गले वाला भाग जो गले में स्थित है, और दूसरा होता है थोरैसिक, इसका एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ये होती है। अब इसमें किसी प्रकार की रुकावट आ गई, रुकावट से मतलब है कि जानवर ने एक साथ ग्रीडी फीडिंग की, यानी जल्दी जल्दी खाने की वजह से बड़ी ऑब्जेक्ट किसी खाद्य वस्तु को खा गया। जैसे ज्यादातर मोस्टली किस वजह से होती है ये, जैसे आलू वगैरह या सलगम वगैरह खाने की वजह से ये दिक्कतें होती हैं, या सेमी सॉलिड प्रकार का जो कोई भी फूड मटेरियल है, जब जानवर जल्दी जल्दी खाता है, तो गले में वो अटक जाता है। तो उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, कि जानवर ना तो ऊपर निकल पाता है, ना ही नीचे निकल पाता है। तो आहार नाल में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चौक कहते हैं। अब इसके उपचार की बात करें हम, अब देखो ये बेसिकली इसके प्रकार दे दिए, आंतरिक रुकावट और बाह्य रुकावट। आंतरिक रुकावट तो ये हो गई खाने पीने की वजह से हो गई, बाह्य रुकावट है कोई एब्सेस हो गई, ट्यूमर हो गया, जिसने बाहर से क्या है, दबाव डाला किस पर, आहार नाल पर। ठीक है। अब आहार नाल पर दबाव डालेगा तो उसकी ल्यूमन वगैरह सक्रिय हो जाएगी, तो निगलने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो ये हो जाता है उसका बाह्य रुकावट। अब उपचार क्या है इसका, यदि जैसे आलू वगैरह खाया है या सलगम वगैरह जैसी चीज खाई है, ठीक है, या तो वो मान लो गले में अटकी हुई है शुरुआत में, ठीक है, तो जानवर को सही ढंग से रिस्टेन करके उसको कंट्रोल करके, ठीक है, और हाथ की सहायता से ही उसको निकाल लिया जाता है। तो पहला तरीका तो है, ठीक है, और दूसरा है जैसे माउथ गैग वगैरह लगा करके हम निकाल लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा-सा नीचे मान लो हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस थोरैसिक वाले रीजन में है, या फिर एब्डोमिनल के
जो वाला भाग है रूमन के पास में ही जाकर के वो अटका हुआ है। तो हम क्या यूज करते हैं कि जो स्टोमक ट्यूब वगैरह लेते हैं, ठीक है, प्रोबेंग वगैरह यूज करके उसको अंदर की तरफ ही पेट में धकेल दिया जाता है, ठीक है, मुंह में ऊपर के नली डाल करके या वायर वगैरह जो भी है डाल करके, जिससे कि गले को डैमेज ना हो, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को किसी प्रकार की क्षति ना हो, तो अंदर की तरफ ही उसको धकेल दिया जाता है। तो ये इसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई चौक के, ठीक। देखिए, अब अगला है ब्लॉट यानी अफरा। ब्लॉट की पहली बात करें, कहेंगे किसे ब्लॉट? रूमन में गैस का एकत्रित होना ही क्या कहलाता है? ब्लॉट कहलाता है, ठीक है। सामान्य रूप से रूमन में गैस का निर्माण होता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो गैस का निर्माण क्या होगा? ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन ज्यादा होता है, वहां फर्मेंटेशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, तो रूमन में गैस निर्माण ज्यादा हो जाता है। या फिर जो कहीं न कहीं गैस को पास होने में आगे की तरफ भोजन के जाने में रुकावट आ गई है, उसकी वजह से क्या होता है? अफ़रा हो जाता है। या फिर बात करें हम कि एक साथ अधिक मात्रा में हरा चारा देने के कारण या दाना खाने के कारण, ठीक है? क्योंकि हरे चारे का भी क्या है, एक तरह से लेगुमिनस फीड है, या फिर जो हरा चारा है उसका फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है, उसी तरह से दाने का होता है, ठीक है? और दूसरा है किण्वन क्रिया होना, अत्यधिक किण्वन क्रिया होने की वजह से। और कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस और डायफ्रैग्मेटिक हर्निया या चौक होने पर भी ब्लॉट की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि पेट के अंदर जो कारण है वो क्या है कि जो गैस अधिक मात्रा में बन रही है, रूमन में गैस एकत्रित हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? चौक वो अफरा कहते हैं। अब इसके इलाज की बात करें, उपचार की बात करें, पहली बात तो इसके लक्षण क्या आएँगे कि जो रूमन है, ठीक है, वो डिस्टेंड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो क्या नाम अपनी लेफ्ट साइड है, उस तरफ रूमन होता है, तो रूमन क्या होगा, उस तरफ का पेट है वो एकदम उभरा हुआ दिखेगा, क्योंकि गैस अधिक बन गई है, ठीक है? तो उसके लिए हम क क्या काम कर सकते हैं कि जो सबसे पहले तो गैस को रिड्यूस करना है हमें, तो ट्रोकार कैनुला की सहायता से गैस को निकाल सकते हैं। ठीक है? यदि कम मात्रा में है, तो 16 नंबर की निडल की सहायता से हम वहाँ पर गैस को निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है। तो ट्रोकार कैनुला ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो पैरालम्बर फोसा वाला एरिया होता है, ठीक है? जो लेफ्ट साइड में ट्रायंगुलर एरिया होता है, जहाँ पर हम ट्रोकार कैनुला को लगाते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं हम? पैरालम्बर फोसा वाला भाग कहते हैं। ठीक है? तो पैरालम्बर फोसा से हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में गैस को बाहर निकालते हैं, किसकी सहायता से? ट्रोकार कैनुला की, ठीक है? दूसरा है कि गैस ज़्यादा बन रही है और गैस को कम करने के लिए हम देख रहे थे कि भाई जो चौक है उस कंडीशन में भी जो है ब्लॉट होता है। उसका कारण क्या है कि जो लार है वो अंदर नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि लार क्या करती है? गैस को बनने का को रोकती है, ठीक है? जो गैस है उसको बनने को कम करती है या रोकती है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई लार बनाने के लिए जो भैंस का गाय या भैंस का जो मुँह है, उसमें हम कोई भी वुड स्टिक लगा देते हैं। तो जानवर क्या करता है, बार-बार उसको चाटता रहता है अंदर ही अंदर, और चाटने की वजह से लार बनती है और उस लार को वो निगलता है, और निगलता है तो पेट में पहुँचती है, रूमन में पहुँचती है, जिससे गैस बनना कम होता है। अगला उपाय और क्या कर सकते हैं हम? इंट्रारूमिनल, रूमन के द्वारा ही हम अंदर ओटीसी इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और क्या कर सकते हैं कि मान लो फ्रोदी गैस है। फ्रोदी गैस का मतलब है कि जब गैस बुलबुलों के रूप में होती है, तो वह उस तरह की जो गैस है, वो नॉर्मली बाहर नहीं निकल पाती है। क्योंकि जब तक वो बुलबुलों के अंदर जो गैस है, बुलबुले फूटेंगे नहीं, तब तक गैस रिलीज़ होगी नहीं। तो अब उन बुलबुलों को फोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यानी जो झागदार अफरा है, उसको
कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए हम 1 लीटर सोयाबीन का तेल या जो हम सरसों का तेल हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? या तारपीन का तेल इसके साथ में हम उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो झाग के अंदर गैस है, वो बाहर रिलीज़ हो जाएगी। जो बुलबुले हैं, उनका क्या होगा, तेल की वजह से सरफेस टेंशन कम होता है और ये बाहर फूट जाते हैं और गैस रिलीज़ हो जाती है। और जो एक अपने ब्लोटोसिल वगैरह सिरप आती हैं, ठीक है? और साइमेथिकॉन जो सिरप है, इनका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है? और इन सब चीज़ों के बाद भी यदि कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है? यदि संभव हो, तो चारे को रुमन से बाहर हम निकाल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो चारा है उस वही उस चीज़ का मेनली कारण है, कि भाई चारे का फर्मेंटेशन ज़्यादा हो रहा है या जो भी फूड उसने खाया है, उसका अधिक किण्वन होने के कारण ही वहाँ पर क्या है, गैस ज़्यादा बनती है, ठीक है? तो ये तो हो गया इसके बारे में, इसका उपचार, ठीक? चलिए, तो ब्लॉट या अफरा, क्योंकि सिंपल ब्लॉट भी होता है, फ्रोदी ब्लॉट यानी फ्रोदी ब्लॉट किसे बोलते हैं कि जो झागदार अफरा, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रोदी ब्लॉट, ठीक है? नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस, ठीक है? अब देखो, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है क्या? चोट लगना, ठीक है? घाव बनना, कहाँ पर? रेटिकुलम में। तो ट्रॉमा हो रहा है, चोट लग रही है, कहाँ पर? रेटिकुलम के अंदर। तो उसी को हमने क्या बोल दिया? ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस, ठीक? अब होता क्या है इसमें कि जानवर द्वारा नुकीले पदार्थ, क्योंकि जब जानवर ज़्यादा भूखा होता है, ठीक है? तो एक साथ ज़्यादा जहाँ कहीं भी खाना मिल जाता है, तो वो जल्दी-जल्दी खाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो या खाने के साथ में ही नुकीली वस्तु हो गई, तार हो गए, ठीक है? कील हो गई, पिन हो गई, तो जब इनको जानवर खा जाता है, तो ये सबसे पहले कहाँ जाती हैं? रूमन में जाती हैं, ठीक है? मोस्टली रूमन में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन अगर रूमन से भी बाईपास हो जाती हैं, ये आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि रूमन की जो संरचना होती है अंदर से कैसी होती है? रोएदार तौली के समान होती है। तो वहाँ से ये आगे बढ़ भी जाती हैं, तो कहाँ पहुँचती हैं? रेटिकुलम में, और रेटिकुलम की संरचना आगे कैसी होती है? रेटिकुलम कैसा होता है अंदर से? हनीकॉम्ब, ठीक है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। और इस मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचना है, उसमें ये नुकीली वस्तुएँ क्या होती हैं? पिन है, कील है या तार हैं, इसके अंदर ये अटक जाती हैं, रुक जाती हैं, ठीक है? जानवर बार-बार बैठता है, उठता है या फिर जो भोजन का पाचन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो ये कील है या पिन है या नुकीली चीज़ है, ये उस रेटिकुलम की दीवार को भेद करके क्या बना देती है? घाव बना देती है। बार-बार उसकी दीवार में चुभती रहती है और उसके अंदर क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस कहते हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है कि जब जानवर ज़्यादा भूखा वगैरह होता है या ग्रीडी कोई जानवर होता है जिसको साहब नहीं मुझ जल्दी-जल्दी खाता है ना? एक साथ में ही मैं खा लूँ। तो या खाने के साथ में किसी न किसी प्रकार से कोई भी कील हो, पिन हो, तार हो, चोबा हो, जो भी है, अंदर चला गया, पेट में चला गया और वो कहाँ जाकर के अटक जाता है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किसकी है? रेटिकुलम की। तो रेटिकुलम में जाकर के अटक जाता है और रेटिकुलम के अंदर बार-बार क्या उसकी दीवार को छेदता रहता है। वहाँ पर धीरे-धीरे चुभ करके क्या बना देता है ये? घाव बना देता है। तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? भाई पेट के अंदर है, तो पेट दर्द तो होगा ही होगा, ठीक है? अब जानवर क्या कोशिश करता है कि भाई मेरे अंदर जो दर्द हो रहा है, वो चीज़ चुभे ना। तो जानवर क्या है कि इस तरह से अपनी पीठ को बीच में से उठा करके रहता है, आर्च बैक कंडीशन, ठीक है? यूँ इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा। तो उससे क्या है
कि भाई मुझे रिलैक्स, अंदर जो थोरेसिक कैविटी है उस पे जोर ना पड़े, इसलिए। तो उस समय इसको थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस होता है। इस वजह से ये आर्चिंग बैक कंडीशन में रहता है। आर्चिंग बैक मतलब अपने शरीर किस तरह से बना लेता है रीढ़ की हड्डी को, धनुषाकार स्थिति में ले आता है। ठीक है? पेट में दर्द होगा ही होगा। इस कोई आर्चिंग बैक कंडीशन को क्या बोल देते हैं? टक्ड अप कंडीशन बोलते हैं। टक्ड अप कंडीशन इसी को कह देते हैं। ठीक है? और जानवर, क्योंकि दोनों पैर, अगले दोनों पैर हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड में रूमन हो गया, और थोड़ा-सा आगे की तरफ ही, डायफ्राम की तरफ ही क्या होता है? आगे की तरफ रूमन के बगल में ही रेटिकुलम होता है। तो अगले पैरों के बीच में होता है। तो अगले पैर पास-पास रहेंगे तो रूमन पर जोर पड़ता है, और जो कील वगैरह नुकीली चीज़ है, वो चुभती है। ठीक है? जानवर क्या करता है? अगले पैरों को थोड़ा-सा चौड़ा करके रखता है, जिससे कि जो रूमन है उस पर प्रेशर ना पड़े, और जो कील या नुकीली चीज़ है, जो भी वस्तु है, वो उसको चुभे नहीं। ठीक है? तो अगले पैरों को चौड़ा करके वो इसलिए चलता है, और उसकी वजह से बार-बार इरिटेशन होने की, कई बार अफरा की कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ठीक है? अब उपचार क्या कर सकते हैं इसमें? कि जानवर को कम खाना-पीना देना चाहिए, जिससे कि रूमन ज़्यादा ओवरलोड ना हो, रेटिकुलम पर जोर ना पड़े, या एक साथ रेटिकुलम में खाना ज़्यादा ना पहुँचे। क्योंकि ज़्यादा खाना पहुँचेगा पच करके, तो वो किस पर प्रेशर लगाएगा? जो कील वगैरह जो पड़ी हुई है उसके अंदर, उसकी दीवारों पर जोर लगाता है। दीवार पर जोर लगने के साथ-साथ उस नुकीली वस्तु पर भी प्रेशर पड़ता है, और वो उसकी दीवार को बार-बार चुभती है, ज़्यादा चुभती है। ठीक है? अब इसमें उपचार क्या कर सकते हैं हम? और कि भाई पिन वगैरह लोहे की है, ठीक है? सामान्यतः तो इसमें ऑपरेशन ही इसका इलाज है, ठीक है? सर्जरी कर सकते हैं, उसको निकाला जाता है। लेकिन अगर संभव हो, तो हम चुंबक का उपयोग करके, मेनली क्या है, हम बेलनाकार चुंबक लेते हैं, उसके जो एंड्स हैं वो कैसे हों? राउंड शेप में हों। तो बेलनाकार चुंबक लेते हैं, गले में हो करके उसपे डाली जाती है। यदि उसमें चिपक करके वो आ जाती है, तो मच बेटर है, ठीक है? अन्यथा सर्जरी ही इसका इलाज होती है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस के बारे में, ठीक? मेनली ज़्यादा जल्दी खाने की वजह से, या खाने के साथ में किसी भी कारण से नुकीली वस्तु, चाहे तार हो, चाहे पिन हो, चाहे कील हो, वो अंदर चली जाती है, और रेटिकुलम में जाकर के फँस जाती है, और वहाँ बार-बार उसकी दीवार को भेदती है, ठीक है? घाव बना देती है। उस कंडीशन को ही हम ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस कहते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस। इसी तरह से एक टर्म और आती है टीआरपी, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं आगे, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। अब इसमें क्या होगा? देखो ये आगे, ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है? इसी में हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लो इसी के साथ में टीआरपी, ट्रॉमेटिक रेटिक्यूलो, ठीक है? देखो, टीआरपी या ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है? कंडीशन वही है ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस वाली, क्योंकि जल्दी-जल्दी खाना खाने की वजह से, वही नुकीली वस्तु हो, चाहे कोई भी तार हो, चाहे पेन हो, या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो जो नुकीला है, ठीक है? वो रूमन से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? रेटिकुलम में पहुँचेगा, और वहाँ जाकर के फँस जाएगा, ठीक है? और वह पेरिटोनियम को पार करते हुए हृदय की पेरिकार्डियम को चुभता है और पंक्चर करता है, ठीक? इस तरह से देखें हम, मान लो ये जानवर है, इस तरह से डायफ्राम हो गया, और यहाँ पर हो गया ये पूरा इसका
रूमन। ठीक है, ये रूमन हो गया। और यहाँ पर क्या है ये? रेटिकुलम। और यहाँ हो गया इसका हार्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या आ गए, इसके लंग्स आ गए। ठीक, इस तरह से हम मान सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इसका हृदय हो गया। और रूमन से जाकर के कोई भी नुकीली वस्तु कहाँ पहुंच गई अपनी? इसके अंदर पहुंच गई। ये नुकीली वस्तु है कोई भी, तो इसकी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये फंस गई। अब यदि ये केवल कहीं ना कहीं, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, या यहाँ कहीं भी, अगर केवल रेटिकुलम की दीवार को ही पेनिट्रेट करती है, इसमें घाव बनाती है, ठीक है, इसको आर पार नहीं कर रही मान लो, तो ये क्या कहलाती है? ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस कहलाती है। अब ये मान लो कि यहाँ से शुभ करके, ठीक है, कहाँ गई ये? डायफ्राम को भेदते हुए जो हर्ट है, इसकी वॉल को भी क्या कर रही है ये बार-बार, क्योंकि खाने की वजह से डिस्टेंड होता है, ठीक है? और फैलता है, सिकुड़ता है बार-बार, डायफ्राम भी फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो उस समय क्या है, ये नुकीली वस्तु इस जो रेटिकुलम है, इसकी दीवार को पार करके, ठीक है? और हृदय की जो पेरिटोनियम है, ठीक है? जो पेरिकार्डियम है, उसकी सबसे बाहरी जो झिल्ली पेरिकार्डियम है, उसको भी क्या करती है? पंचर करती है, उसको चुभती है और उसके ऊपर घाव बना देती है, ठीक है? तब यह कंडीशन क्या कहलाती है? ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस कहलाती है। क्या कहलाती है ये? ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस कहलाती है, ठीक है? तो ये अवस्था यहाँ पर बनती है। अब इसके लिए जो लक्षण तो वही आएँगे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पेन होगा, टकड़प कंडीशन में रहेगा, जानवर अगले पैरों को चौड़ा करके चलेगा। उपचार में कम खाना-पीना देना चाहिए, ठीक है? और बेलनाकार चुंबक का उपयोग करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो रूमेनेटोमी के द्वारा ही इसका उपचार संभव होता है, ठीक है? अब जो ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस है, इसके लिए क्या है कि एक टेस्ट किया जाता है, पोल टेस्ट। तो इसमें क्या है, ये कन्फर्मेशन कैसे मिलती है? क्योंकि जो जानवर है क्योंकि जब उसको अगले पैरों एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो यहाँ पर जो नीचे की तरफ जब उठाया जाता है, तो आगे की तरफ जोर पड़ेगा। जब जानवर को पोल के द्वारा लगा करके जानवर को आगे की तरफ से उठाया जाता है, तो यहाँ पर जोर पड़ने के कारण ये कील ज़्यादा चुभती है, तो जानवर को पेन होता है, ठीक है? तो उससे ये कन्फर्म हो जाता है कि भाई इसको क्या है कि ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस या टीआरपी की समस्या है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई किससे? ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस से संबंधित और ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस से संबंधित, ठीक है? चलिए, अब देखिए, आगे चलते हैं। अब सिस्टेमेटिक डिजीज में अगली जो कंडीशन बनती है, वो है आंतों से संबंधित। आंतों से संबंधित अ, व्याधियों की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो पहला है टॉर्जन, दूसरा वल्वोलस, तीसरा इंटुससेप्शन या टेलीस्कोपिंग और चौथा होता है स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है? देखिए, टॉर्जन की हम बात करें, सामान्य हमने गायनेकोलॉजी में बात की थी, ठीक है? कि गर्भाशय का अपनी अक्ष पर घूम जाना ही क्या कहला रहा था वहाँ पर? टॉर्जन कहला रहा था, ठीक है? तो उसकी जो लंबवत अक्ष की उस पर जो गर्भाशय की लंबवत अक्ष थी, उसका अपनी अक्ष पर घूम जाना, क्या कहला रहा था? टॉर्जन कहला रहा था। और वहाँ पर क्या था कि जो बच्चादानी थी, उसका मुँह बंद हो रहा था। सर्विक्स से पहले या सर्विक्स से बाद क्या लग रही थी उसमें? अंटा लग रहा था, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर होता है कि जो इंटेस्टाइन है, मान लो इंटेस्टाइन है, ठीक है? इसकी लंबवत अक्ष कौन-सी हो गई? ये इस तरह से हो गई, ठीक है? अब इस पर इस तरह से अंटा लग जाना, ठीक है? जो कोई भी नली वगैरह होती है उसमें अपनी अक्ष पर ही घूम जाना इस तरह से, अपनी अक्ष पर ही इस तरह से
घूम जाना, तो वो क्या कहलाएगा? टॉर्जन कहलाएगा। अब इंटेस्टाइन यदि इस तरह से अपनी अक्ष पर ही घूम जाएगी, ठीक है, अपनी जो लंबत अक्ष है उस पर घूम जाएगी, तो क्या होगा? रुकावट आ जाएगी। और इस तरह की जो रुकावट है, जब इंटेस्टाइन अपनी लंबवत अक्ष पर घूमती है, ठीक है, उसकी ल्यूमन में रुकावट आ जाती है, उसकी जो गुहा है उसमें रुकावट आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्जन। क्लियर? दूसरा है वल्वुलस। वल्वुलस में क्या होता है? इसमें आंत जो है अपनी अक्ष पर घूम जाती है और गांठ लगने के कारण रुकावट आ जाती है। ठीक है? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें तो इंटेस्टाइन केवल अपनी लंबा तक घूम रही है, लेकिन इसमें क्या जो इंटेस्टाइन है किसके द्वारा जुड़ी रहती है? मीजेंट्री के द्वारा। ठीक है? बंधी हुई रहती है। अब वो घूमती है, तो उसमें क्या है, एक दूसरे के अंदर जाने के कारण आंत में क्या होता है? गांठ लग जाती है। उस गांठ लगने के कारण क्या होता है? रुकावट आती है, उसको बोलते हैं वल्वुलस। ठीक है? तो यहाँ तो अपनी लंबा तक्ष पर घूम रही थी, उसकी लूमन में सिंगल रुकावट आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरी इंटेस्टाइन एक दूसरे के अंदर होकर के निकल जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि रुकावट आती है, गांठ लग जाती है। इंटूससेप्शन या टेलीस्कोपिक, ये क्या है? मान लो देखो ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, अब ये इसका कोई दूसरा पार्ट है, अब ये इस तरह से अंदर घुस गया, अंदर की तरफ से ये ल्यूमन वाला भाग, ठीक है, और अब ये इस तरह से बाहर निकल रहा है। यहाँ क्या होगा? रुकावट आ जाएगी। यानी इंटेस्टाइन का एक इंटेस्टाइन का भाग इंटेस्टाइन के दूसरे वाले भाग में क्या है? अंदर की तरफ घुस जाता है। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो दूरबीन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसको थोड़ा सा आगे निकालते चले जाते हैं, आगे निकाल जाते हैं, आंख के पास बिल्कुल सकरा वाला भाग होता है, आगे की तरफ वो उसका बड़ा वाला भाग होता है। यानी सकरे पाइप जो है वो चौड़े वाले भाग के अंदर घुसे हुए रहते हैं और फिर चौड़े वाले भाग में से पिछले तरफ जो निकालते जाते हैं तो सकरा वाला भाग पीछे की तरफ निकलता चला जाता है। ठीक है? तो टेलीस्कोपिक तो उसी से रिलेटेड है कि जब इंटेस्ट यानी वहां पर क्या है, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप धंसता चला जाता है और वो दूरबीन जो है छोटी सी रहती है, तो जब उसे देखना होता है उसको लंबा कर लेते हैं, एक पाइप बड़े वाले पाइप में से छोटे वाले पाइप अंदर की पीछे की तरफ निकलते चले जाते हैं। वही चीज यहाँ पर हो रही है टेलीस्कोपिक, कि बड़ी वाली आंत के अंदर कोई सकरा वाला भाग अंदर धस चल, ठीक है, अंदर की तरफ धस गया, तो उससे क्या हुआ कि अंदर की तरफ धसने से जो इसका मार्ग है सकरा हो जाता है और आंत में क्या है, रुकावट आ जाती है। ठीक है? इसमें आंत का कोई दूसरा पास स्थित आंत के भाग में घुस जाता। ठीक है? नेक्स्ट है स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन किसे कहते हैं? इसमें आंत के ऊपर बाहर से दूसरे अंगों के द्वारा दबाव डालने के कारण अवरोध पैदा होता है, या ये कहें कि इसकी जो ल्यूमन है वो सक्रिय हो जाती है या रुकावट आती है। इससे व्यास कम हो जाता है और आंतीय पदार्थ आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो मान लो इंटेस्टाइन है, ठीक है, और बाहर की तरफ कोई गांठ वगैरह आने के कारण या किसी तरह के आने के कारण क्या हो गया, ये दबाव इस पर पड़ जाता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी वजह से इंटेस्टाइन पर क्या पड़ रहा है, ये दबाव यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दबाव पड़ गया, यहाँ पर ये मार्ग सकरा हो गया। तो जिसकी वजह से जो फीड मटेरियल है उसको आगे बढ़ने में समस्या आती है। ठीक है? तो इसमें इंटेस्टाइन अपने लंबा अक्ष पर घूमती है, इसमें एक दूसरे के अंदर घूम करके गांठ लगा लेती हैं, इसमें कोई बड़े भाग के अंदर आंत का छोटा भाग अंदर घुस जाता है। ठीक है? इसमें इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन पर दाब डाल रही है अंदर की तरफ, और यहाँ पर कोई बाहरी अंग या फिर कोई दूसरा अंग इंटेस्टाइन के ऊपर बाहर से दबाव डाल रहा है, जिससे रुकावट पैदा होती है। ठीक है? तो टॉर्जन, वल्वुलस, इंटूससेप्शन या टेलीस्कोपिंग और स्ट्रैंगुलेशन, तो ये 4 तरह की व्याधियाँ हाथों में रुकावट पैदा करती हैं। ठीक? ये पहले बात कर लेते हैं, कॉलिक।
पेट दर्द की। देखो, कॉलिक किसे कहते हैं? सामान्यतः पेट दर्द को हम क्या कहते हैं? कॉलिक कहते हैं। पेट दर्द होना या उदर गुहा में दर्द होने को ही क्या कहते हैं? कॉलिक कहा जाता है। ठीक है? और कॉलिक जो शब्द है मुख्य रूप से यूज होता है किसमें? घोड़ों में पेट दर्द के लिए कॉलिक का उपयोग किया जाता है। लेकिन ब्रॉडली जब हम बात करते हैं तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी किसी में भी यदि पेट से संबंधित कोई दर्द होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉलिक कह देते हैं। लेकिन यदि वैसे हम बात करें तो मोस्टली घोड़ों के लिए ही पेट दर्द के लिए कॉलिक का हम उपयोग। कॉलिक के प्रकार की हम बात करें तो कॉलिक के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें ट्रू कॉलिक, फॉल्स कॉलिक, इम्पेक्टिव कॉलिक, ठीक है? टिम्पैनिक कॉलिक, स्पाज़्मोडिक कॉलिक, एक और होता है जैसे फंक्शनल कॉलिक। तो ये कुछ कॉलिक के प्रकार होते हैं, पेट दर्द के प्रकार होते हैं, ठीक है? तो पेट दर्द का कारण क्या होता है कि भई पेट दर्द में या तो खाना-पीना सही नहीं खा रहा है या खाद्य वस्तु खा ली, ठीक है? किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई इम्पैक्टेशन यानी रुकावट आ गई, हाथों में आगे फूड मटेरियल को आगे चलने में रास्ता नहीं मिल रहा है तो पेट में दर्द होगा। टिम्पैनिक कॉलिक जैसे कि गैस बन रही है, तो गैस की वजह से भी दर्द होगा। तो जितने भी जो दर्द हैं, पेट से संबंधित हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? कॉलिक कह देते हैं। और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में हम बात करें, पहला आता है ट्रूकॉलिक। ट्रूकॉलिक किसे कहते हैं? जब पेट दर्द, ठीक है? जब जो दर्द है किससे संबंधित है? वो पाचन तंत्र से संबंधित है, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, ठीक है? पेट दर्द पाचन तंत्र से संबंधित हो, तो वो क्या कहलाता है? ट्रूकॉलिक कहलाता है। दूसरा है फॉल्स कॉलिक। जब पेट दर्द पाचन तंत्र के अलावा अन्य अंगों से संबंधित हो या उनके कारण हो, यानी जो उदर गुहा है, मेनली हम पेट दर्द करें या पाचन तंत्र या उदर गुहा का जो दर्द है, ठीक है? तो किससे संबंधित? पाचन तंत्र के अंगों से संबंधित है, उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्रूकॉलिक कह देते हैं। लेकिन पाचन तंत्र के अलावा जो अन्य अंग हैं, यदि उनके कारण पेट में दर्द हो रहा है, उदर गुहा में दर्द हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स कॉलिक कहेंगे, झूठा पेट का दर्द कहेंगे, ठीक है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? कौन-कौन से टाइप होते हैं? जैसे हम बात करें कि रीनल कॉलिक, है ना? यानी किडनी में दर्द की वजह से, तो इसकी वजह से भी दर्द हो जाता है, ठीक है? और क्या होते हैं रीनल के किडनी पेन के अलावा और क्या चीज़ होती हैं कि अन्य कोई भी अंग है, लीवर वगैरह से लीवर तो क्या रीनल पेन ही हो गया, सिस्ट वगैरह की वजह से है या किसी कारण से दर्द हो रहा है, तो वो किसके अंदर आता है? फॉल्स कॉलिक के अंदर आता है, ठीक है? जबकि आमाशय है, इंटेस्टाइन है, इससे संबंधित जो पाचन तंत्र के अंगों से संबंधित कोई दर्द है, तो वो ट्रू कॉलिक के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम बात करें इसमें कि जो कॉलिक के प्रकार हैं, इम्पैक्टिव कॉलिक। इम्पैक्टिव कॉलिक का क्या मतलब है? जैसे रुकावट आने के कारण,
इम्पैक्टिव कॉलिक। इम्पैक्टिव का सिंपल सा मतलब क्या है? रुकावट। और रुकावट कहाँ आएगी? ठीक है, जैसे आंत्रिय जो भाग है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, उनमें किसी वजह से, ठीक है, पेट में या आंत्रिय रुकावट के कारण आंत्रिय भाग में या उदरीय भाग में, इसके कारण फूड मास के कारण। फूड मास का मतलब है कि जो भोजन है उसके कारण, भोजन के कारण, ठीक है, जो रुकावट है किसके कारण हो सकती है? भोजन के कारण हो सकती है, स्टोन के कारण हो सकती है, पत्थर के कारण आ सकती है, ठीक है, और या फिर फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी के कारण, ठीक है, आंतरिक भाग में, उदरीय भाग में पत्थर, फॉरेन बॉडी या भोजन के कारण पेट दर्द क्या कहलाता है? इम्पेक्टिव कॉलिक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इम्पेक्टिव कॉलिक के कारण। दूसरा है टिम्पैनिक कॉलिक। टिम्पैनिक की बात करें, नाम से पता चल रहा है, टिम्पैनिक का मतलब क्या होता है? कपड़ा वगैरह का बनना, गैस का बनना, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि गैस के कारण पेट दर्द क्या कहलाता है? टिम्पैनिक कॉलिक कहलाता है। और कारण की हम बात करें, इसका कारण क्या हो सकता है? कारण वही फर्मेंटेड खाना खाना, यानी अ, किण्वन सड़ा गला खाना, ये बोल सकते हैं हम, सड़ा गला या संक्रमित खाना खाना, ठीक है, या किण्वन ज्यादा होना, इसकी वजह से भी क्या है, टिम्पैनिक कॉलिक होता है। अगला बात करें हम स्पाज्मोडिक कॉलिक। स्पाज्मोडिक का मतलब होता है आंतरिक संकुचनों का बढ़ना, आंतरिक संकुचनों के बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण पेट दर्द होना, इसको हम क्या बोल देते हैं? आंतरिक संकुचनों को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक गतिशीलता, ठीक है। जब कभी इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या आंतरिक संकुचन इसके बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से अ, जो पेट दर्द होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पाज्मोडिक कॉलिक कह देते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? कि कोई भी जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसको खाना, कारण की हम बात करें, खाद्य भोज्य पदार्थ, या क्या है, खाने के बाद ठंडा पानी पीना, ठीक है, और विषैले पदार्थों के कारण
आंतरीय झिल्ली में इरिटेशन होना। इसके कारण क्या है कि आंतरिक संकुचन बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से पेट दर्द होता है। ठीक है? तो अखाद्य वस्तु हो गई या फिर कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह की वजह से इरिटेशन हो जाता है या ठंडा जल पीने के कारण, तो उसके जो संकुचन है वो बढ़ जाता है, इरिटेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है? और देखिए अगला, अगला है फंक्शनल कॉलिक। इसकी वजह से होता है, देखो, इसका कारण है कि जो सामान्यतः बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, ठीक है, के संक्रमण के कारण जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसकी मोटिलिटी का बढ़ जाना या उसका क्या है, इरिटेशन का होना, क्या कहलाता है, फंक्शनल कोलिक कहलाता है। बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के संक्रमण के कारण पेट दर्द, जैसे स्ट्रोंगालिस वल्गैरिस होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि पेट दर्द होता है, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन हो जाता है। तो ये चीजें हो गई किससे संबंधित, कॉलिक से संबंधित। अब बात करें हम इसके ट्रीटमेंट की, ठीक है, उपचार की हम बात करें तो उपचार में मुख्य रूप से इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसमें एक साल्ट होता है, पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, का उपयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। और एक दूसरा है बेलार गन के नाम से, ठीक है, बैराल गन होता है, BARALGAN, बैराल गन जो है इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एट्रोपिन सल्फेट का भी हम उपयोग करते हैं इसमें, क्योंकि जो भी पॉइजन वगैरह हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनकी वजह से एट्रोपिन सल्फेट का भी उपयोग यहाँ पर करते हैं। और कई कुछ मात्रा में हम सेडेटिव का भी उपयोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पैथिडिन, बैरालगन, एट्रोपिन सल्फेट, इनका उपयोग हम यहाँ पर उपचार के रूप में करते हैं, ठीक है। तो कॉलिक मेनली पेट दर्द से संबंधित है, ठीक है, घोड़ों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन गाय भैंस के लिए भी इसका उपयोग हम सामान्य रूप से पेट दर्द के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। लक्षण की बात करें तो कॉलिक के समय जो घोड़ा है मुख्य रूप से पेट में लात मारता है और दूसरा अपने पेट की तरफ देखता है, ठीक है। तो ये इसके मुख्य सिम्टम होते हैं पेट दर्द के। और दूसरा क्या हो सकता है कि जमीन पर लेट जाना और पैरों को फेंकना, ठीक है। तो इस तरह के लक्षण इसमें आते हैं। तो लक्षणों की हम यहाँ पर बात करें, पेट की तरफ देखना, पेट पर लात मारना, जमीन पर गिरकर हाथ पैर फेंकना। हाथ पैर का मतलब है वही पैर फेंकना, ठीक है। ये कुछ सिम्टम इसके होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक है जॉइंटिस, पीलिया, ठीक है। तो
सामान्य रूप से जब लीवर सही ढंग से काम नहीं करता है, ठीक है? तो उस समय जॉन्डिस की समस्या आती है, जो अपने बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन की वजह से हीमोबिलिरुबिन और कोलिबिलिरुबिन के कारण क्या होता है कि जो भी अपने ऊतक हैं, स्किन है, नाखून है, ठीक है? हमारी जो आँख है, कंजक्टिवा है, इनमें जो बिलिरुबिन है, इसका जो हीमोबिलिरुबिन है और कोलिबिलिरुबिन है, ऊतकों में ये जमा होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर पीला-पीला दिखाई देने लगता है, नाखून पीले पड़ जाते हैं, स्किन पीली पड़ जाती है, आँखें पीली पड़ जाती हैं, ठीक है? और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पीलिया कहते हैं, ठीक है? तो ये मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है? लीवर के डिसफंक्शन होने की वजह से, लीवर के सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से। और दूसरी चीज़ होती है कि खून की कमी अत्यधिक हो जाती है, आरबीसी इसमें ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है? तो बात करते हैं, जॉन्डिस क्या है? कि जो बिलिरुबिन है और कोलिबिलिरुबिन है, इसके कारण जो सभी ऊतक हैं, उन ऊतकीय द्रवों के साथ-साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है? चाहे हमारे नाखून हो, चाहे स्किन हो, चाहे हमारी कंजक्टिवा हो, ठीक है? उनमें क्या है, वो सब क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। कारण की बात करें हम, पॉलीलिथियसिस। पॉलीलिथियसिस यानी पित्ताशय या बाइल डक्ट में पथरी का होना, क्या कहलाता है? कोलीलिथियसिस कहलाता है। पॉलीसिस्टाइटिस बात कर चुके हैं, कोलिंजाइटिस के बारे में हम बात कर चुके हैं, पित्ताशय की शोथ, पॉलीसिस्टाइटिस, बाइल डक्ट या अन्य सहायक जो नलिकाएँ हैं, उनकी शोथ है, कोलिंजाइटिस कहलाता है। तो इनमें जो शोथ हो जाती है या दिक्कत आ जाती है, तो जो बाइल जूस है, वो नहीं पहुँच पाता है, भोजन का सही ढंग से डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है? आरबीसी के अधिक नष्ट होने के कारण भी क्या है? जॉन्डिस होता है। उपचार की बात करें, क्योंकि भाई लीवर है, लीवर का मुख्य काम क्या है? वसा के पाचन में मदद करना, वसा को पचाना नहीं है, वसा के पाचन में मदद करना है, ठीक है? तो वसा और मुख्य रूप से नमक रहित खाना देना चाहिए। क्योंकि जब वसा का पाचन ही नहीं हो रहा है, तो उसका देने का मतलब नहीं है, क्योंकि लीवर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो वसा रहित और नमक रहित खाना इसमें दिया जाता है। दूसरा, फ्लूइड थेरेपी दी जाती है और लीवर को मजबूत करने के लिए लीवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन दिए जाते हैं और इस तरह का खाना दिया जाता है कि मुख्य रूप से लीवर पर जोर ना पड़े, जिसको पचाने में आसानी रहे, ठीक है? तो ये इन चीज़ों का ध्यान इसमें रखा सकता है। हेपेटाइटिस किसे कहते हैं? यकृत की कोशिकाओं की सूजन और यकृतीय सेल को हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक सेल। तो हेपेटिक सेल हो गई और हेपेटिक सेल की शोथ को ही क्या बोल रहे हैं? हेपेटाइटिस बोल रहे हैं, ठीक है? यकृत की जो कोशिकाएँ, उनको हेपेटिक सेल बोलते हैं और हेपेटिक सेल से ही क्या बना है? हेपेटाइटिस बना है, ठीक है? तो यकृत की कोशिकाओं की शोथ को ही क्या कहते हैं हम? हेपेटाइटिस कहते हैं। लीवर सिरोसिस, ठीक है? जब लंबे समय तक यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस होने पर जब लंबे समय तक लीवर में सूजन रहती है, ठीक है? हेपेटाइटिस की अवस्था रहती है, तो यकृत की जो कोशिकाएँ ना वो नष्ट होने लग जाती हैं। क्योंकि भाई लंबे समय तक बीमारी है तो यकृत कोशिकाएँ नष्ट होंगी ही होंगी। और दूसरा क्या होगा उसमें? फाइब्रोसिस होने लग जाती है, ठीक है? और वो सेल कैसी हो जाती है? फाइब्रोसिस तो हो रही है, बाहर से तो ऐसी दिखाई देती हैं कि कठोर हो गई, लेकिन वो भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। बिल्कुल जल्दी ही बिखरी-बिखरी सी कुछ भंगुर का मतलब है थोड़ा-सा ही प्रेशर पड़ने पर या टच होने पर ही क्या हो जाएँगी? टूट-फूट जाती हैं। यानी भंगुर प्रकृति, जल्दी ही उनका नष्ट होना। तो फाइब्रोसिस होने लगती है और जिससे लीवर कैसा हो जाता है? कठोर और भंगुर हो जाता है। दिखने में तो कठोर दिखाई देता है, लेकिन जो फाइब्रोसिस हो रहे हैं तो कठोर हो गए, लेकिन अंगुर प्रकृति का हो जाता है बाद में। जल्दी वो कोशिकाएँ क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो पहली चीज़ लीवर सिरोसिस किसकी वजह से हो रहा है? यानी हेपेटाइटिस जो है, लीवर की जो कोशिकाएँ हैं, उनमें शोथ लंबे समय तक है। ठीक है? लंबे समय तक लीवर बीमार है, हेपेटाइटिस है, तो यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस के कारण ही लीवर सिरोसिस होता है। लंबे समय तक जब हेपेटाइटिस रहती है, तो फाइब्रोसिस होता है, लीवर कोशिकाएँ कैसी हो गईं? कठोर हो गईं और बाद में वो कैसी हो जाती हैं? भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? लीवर सिरोसिस कहते हैं। ठीक है? तो ये तो बात हो गई अपने यहाँ पर सिस्टेमैटिक डिजीज़ के बारे में। लेकिन अब यहाँ पर कुछ 1-2 डिजीज़ और हैं, जिनके बारे में हमें यहाँ पर बात चलिए
सबसे पहले बात करते हैं हम साधारण अपच के बारे में। ठीक है, साधारण जो अपच है वो किसी भी कारण से हो सकती है। ठीक है, कि भाई जानवर ने एक साथ ठंडा पानी पी लिया। ठीक है, या फिर वो एक साथ हमने चारे में बदलाव कर दिया और ज्यादा मात्रा में भोजन वगैरह करने से, मतलब कुल मिलाकर के जो भोजन है और पानी है उसके खाने पीने में एक साथ हम जब चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, साधारण अपच की समस्या आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो रूमन की पीएच है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर, देखिए, खारे पानी में अचानक बदलाव के कारण। ठीक है, ठंडे जल के कारण। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो जानवर है उसमें ये समस्या आ जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो साधारण अपच है यहाँ पर रूमन की पीएच में ज्यादा चेंज, ज्यादा बदलाव नहीं होता है। यानी 6 से लेकर के 7 के बीच में ये रहती है। ठीक है, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, उपचार की हम बात करें यहाँ पर तो सिंपल, जो चेंज वगैरह किया है हम उसको हटाएं। ठीक है, उसको भूख बढ़ाने के लिए कुछ चूर्ण वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, कुछ चूर्ण वगैरह आते हैं, जैसे बायो बूस्ट वगैरह आती हैं, या अपना हिमालय बत्ती सा आता है, कुछ लिवर टॉनिक हैं। ठीक है, जैसे बेलामिल वगैरह है, नॉर्मली हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये इसका सिंपल उपचार होता है। ठीक है, तो सिंपल अपच का जैसे कुछ खाना सोडा दे दिया कुछ मात्रा में, तो उससे ये ठीक हो जाते हैं। ठीक, तो पाचक चूर्ण देने से। ठीक है, और लिवर टॉनिक यहाँ पर हम दे सकते हैं। ये तो बात हो गई किसके बारे में, साधारण अपच के बारे में। अब यहीं पर अपने इसी के दो भाग होते हैं सिंपल इंडाइजेशन के, कि जब इसकी पीएच में ज्यादा बदलाव हो जाए, ठीक है, तो दो कंडीशन बनती है। एक होती है अम्लीय अपच। ठीक है, और दूसरी होती है क्षारीय अपच। इसको तो कहते हैं हम अम्लीय यानी एसिडिक इंडाइजेशन। और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन इंडाइजेशन। ठीक है, तो जो अम्लीय अपच है, ठीक है, इसके कुछ सिनोनियम है। जैसे हम बात करें, ह्यूमन इम्पेक्टेशन। ह्यूमन इम्पेक्टेशन। दूसरा, ह्यूमन इनगॉर्जमेंट।
ठीक है। और इसी तरह से इसमें आ जाता है रूमन ओवरलोड आ जाता है, ठीक है। और एक आ जाता है लो मिल्क फैट सिंड्रोम। ओवरलोड ओवरलोड कंडीशन। और इसी को बोल देते हैं हम नंबर 4 लो मिल्क फैट सिंड्रोम। ठीक है। तो ये सिनोनिम भी या अन्य नाम भी इसके हमें याद रखने हैं, क्योंकि इन नाम से भी वो पूछ लेता है कि ह्यूमन इनगोर्जमेंट किसे कहते हैं, सिंपल इंडाइजेशन, एसिडिक इंडाइजेशन, एल्कलाइन इंडाइजेशन या और। ठीक है। इसी तरह से लो मिल्क फेल सिंड्रोम कोई पूछ लेता है इसके नाम से भी, या रूमन ओवरलोड किसे कहते हैं, रूमन इनगोर्जमेंट, रूमन इम्पेक्टेशन, कोई भी नाम दे करके वो यहाँ पर हमसे पूछ सकता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसके कारण की, कि इन दोनों में जो मुख्य कारण है, दोनों के कारण क्या है इसके। देखो, एसिडिक इंडाइजेशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा इसमें, कि रूमन में एसिड बनेगा। हम यहाँ पर सिंपल भाषा में हम बात करें कि भाई एसिडिक इंडाइजेशन है तो क्या होगा, रूमन में एसिड बनेगा और रूमन पीएच कम होगी। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, रूमन में क्षार बनेगा। और क्षारीय नेचर किसकी, तो क्षार का मतलब हो गया अमोनिया बनती है, अमोनिया बनती है। ठीक है। और रोमन पीएच बढ़ेगी। अब बात करें कि बढ़ेगी कितनी, रोमन की पीएच कितनी बढ़ेगी। सामान्य रूप से हम बात करें कि 6.8 के आसपास इसकी सामान्य पीएच होती है। तो यहाँ पर जो रोमन की पीएच है, रोमन पीएच 5 से जब कम हो जाती है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिडिक इंडाइजेशन कहते हैं। 5 या 5 से कम हो जाती है तो उस कंडीशन हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक इंडाइजेशन कहते हैं। और जब यहाँ पर रोमन की पीएच 7.5 या 7.5 से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन इंडाइजेशन कहते हैं। ठीक है। जबकि नॉर्मली 6 to 7 के बीच में रहती है तो उसको हम सिंपल इंडाइजेशन की कैटेगरी में हम उसे रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ दो चीजें आई अपनी, कि भाई एसिडिक इंडाइजेशन में क्या है, कि रूमन में एसिड बन रहा है, और एल्कलाइन इंडाइजेशन में यानी क्षार, एसिडिक बेसिक नेचर का है, क्षारीय नेचर का कुछ ना कुछ पदार्थ बन रहा है। और वो पदार्थ क्या है, अमोनिया बनती है यहाँ पर। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें अब यहाँ पर, कि क्या बन रहा है, अमोनिया बन रही है। और यहाँ पर क्या है, कि एसिड बन रहा है। ठीक है। और एसिड में हम यहाँ पर जो, यदि हम मुख्य रूप से हम बात करें तो किसकी वजह से एसिडिक नेचर बनती है, कि वोलेटाइल फैटी एसिड कारण यहाँ पर जो रूमन की पीएच है वो कम होती है। मुख्य रूप से इसमें लैक्टिक एसिड यहाँ पर बनता है। ठीक है। ब्यूटारिक एसिड जो है वो बनते हैं। तो अब देखो, आगे चलते हैं दोबारा से। अम्लीय अपच, एसिडिक इंडाइजेशन, क्षारीय अपच।
कारण क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाना। ठीक है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाना ही जो है अ, इसका कारण है, एसिडिक इंडाइजेशन का कारण होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि क्या क्या चीज कार्बोहाइड्रेट युक्त हो सकती है। सामान्य रूप से जब कभी जानवर, जैसे अब ये दिन है, सरसों गेहूं वगैरह की कटाई हुई, तो उस समय जानवरों को छोड़ दिया जाता है खेतों में चरने के लिए। तो जो बाल वगैरह होते हैं, गेहूँ वगैरह ज़्यादा खा गए, या फिर गेहूँ कहीं किसी जगह इकट्ठा पड़ा हुआ है तो ज़्यादा खा गए। ठीक है? उस समय इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी दाने हैं, उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। तो हम बा कह सकते हैं कि दाने या अनाज, ठीक है? पहला कारण क्या हो गया? अनाज या दाने हो गए, जिसमें अपने चावल, गेहूँ, इसी तरह से बात करें हम तो ज्वार, बाजरा, इनमें भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सामान्यतः यही चीज़ें हम यूज़ करते हैं जानवरों को देने में। तो जब इनको जानवर ज़्यादा खा लेता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एसिडिक इंडाइजेशन होता है। और दूसरा जो है कहाँ से मिल सकता है? किचन वेस्ट। किचन वेस्ट से मतलब है कि जो होटल वगैरह हैं, उनका बचा-कुचा खाना एक साथ जानवर को ज़्यादा दे दिया, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है, जो खाना पूड़ी वगैरह हम दे रहे हैं, तो वो क्या है? किचन वेस्ट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक? ओवरनाइट यानी पूरी रात भर के हुए चावल जो रखे हुए हैं, उनको अगले दिन दे देना, या कई बार क्या करते हैं कि जो शादी-ब्याह होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर जो खाना बच जाता है, ठीक है, अगले दिन भैया जो है व्यक्ति तो नहीं खा पा रहे, जो लोग हैं वो तो नहीं खा पाते, लेकिन जानवरों को एक साथ उनको दे दिया जाता है। उससे क्या है, जानवर एक साथ उनके सभी उन लोगों को क्या है, सभी जानवर बीमार हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? वही कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना देना, ठीक है? इसके अलावा और क्या होते हैं? देखो, फसल होती हैं, आलू की फसल होती है, तो जो आलू कई बार वेस्ट होते हैं कि भाई जो आलू मार्केट में नहीं बिके, तो किसान क्या करता है कि आलू को डाल देता है जानवरों के लिए, ठीक है? इसी तरह से जो शलजम है, या मार्केट भाव नहीं होने पर जैसे गोभी वगैरह हैं, तो इनको क्या है कि जो भी सब्जी वगैरह हैं या अन्य सब्जी हैं, तो उनको कई बार क्या करते हैं किसान लोग खुले में डाल देते हैं, जहाँ जानवरों के लिए डाल देते हैं, या गौशालाओं में कई बार डाल देते हैं। तो उसके साथ वजह से क्या होता है, एक साथ जानवर बीमार एक साथ पड़ते हैं। तो उसका कारण क्या होता है वहाँ पर? वही कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना देना, ठीक है? चाहे आलू, शलजम या सब्जी के रूप में दें, चाहे हम किचन वेस्ट के रूप में दें, चाहे अनाज या दा वो गेहूँ वगैरह के रूप में, ज्वार बाजरे के रूप में जानवरों को दिया जाए। तो ये सब किसका कारण बनते हैं? एसिडिक इंडाइजेशन का कारण बनते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर होता क्या है कि जो हमें ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट जब ये रूमेन में पहुँचते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनते हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड का निर्माण होता है, वीएफए का निर्माण होता है, ठीक है? और जो ये वोलेटाइल फैटी एसिड में मुख्य रूप से यहाँ पर जो प्रोपियोनेट बनता है, ठीक है? तो इसकी वजह से, या वोलेटाइल फैटी एसिड की वजह से क्या होता है, जो एसिड ज़्यादा बनता है और पीएच कम होते हैं। पीएच कम पीएच के लिए जिम्मेदार, पीएच को घटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
ठीक है? ये तो बात हो गई किसके बारे में, कि जो इसका कारण है। ठीक है, वोलेटाइल फैटी एसिड बन रहे हैं और इसकी वजह से ये समस्या यहाँ पर पीएच वगैरह कम हो जाती है, और जो प्रोपियोनेट बन रहा है उसकी वजह से पीएच ज़्यादा कम होती है, और जो ब्यूटारेट है उसकी वजह से जो, क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड बनता है, ठीक है, पहली चीज़ ये भी मुख्य रूप से पीएच को कम करने के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा बनता है यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड। ये किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? रूमन की गतिशीलता, रूमन की गतिशीलता को कम करता है। ठीक है, तो ये सब किसके भाग हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड के ही प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट को हम जानवर के लिए जो दे रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट से क्या बनते हैं? वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं। तो वही जो कम पीएच के लिए जिम्मेदार होते हैं, और रूमन की जो गतिशीलता है उसको कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य रूप से लक्षणों में वही जानवर है, खाना-पीना नहीं खाएगा, ठीक है? एनोरेक्सिया हो जाएगा, डलनेस आ जाएगी उसको, गोबर वगैरह शुष्क मात्रा में करेगा। स्कैनिटी उसके हो सकता है उसके ऊपर म्यूकस वगैरह चिपकी हुई, ठीक है? तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब बात करें इसके उपचार की लिए, कि हम उपचार में हम क्या दे सकते हैं? उपचार में क्या बन रहा है यहाँ पर? मुख्य रूप से हम बात करें, एसिड बन रहा है, ठीक है? और एसिड के लिए हमें क्या देना है? क्षार देते हैं, ठीक है? क्षारीय नेचर के हम पदार्थ यहाँ पर देंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम क्या देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या बोल सकते हैं हम खाना सोडा, खाना सोडा, ठीक है? इसके अलावा, खाने सोडे के अलावा हम इसमें क्या दे सकते हैं? जो क्षारीय पदार्थ हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो दूसरे क्षारीय पदार्थ हैं, वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। और सपोर्टिव थेरेपी के लिए लिख देते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है? इनको भी हम दे सकते हैं। और सपोर्टिव थेरेपी के रूप में हम यहाँ पर पेनिसिलिन, ओटीसी, ठीक है? और पेनिसिलिन जो हम देते हैं यहाँ पर लगभग ओरली मुख्य रूप से हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं। और लीवर की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से जो एमिनो एसिड और विटामिन बी 12 दिया जाता है, ठीक है? अमीनो अम्ल और विटामिन बी 12 यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है? तो मुख्य रूप से हमें क्या करना है, कि जो खाना सोडा है वो दिया जाता है, जिससे कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके, ठीक है? अब यहाँ पर जो एसिडिक इंडाइजेशन में रूमन के अंदर, क्योंकि रूमिनल फ्लूइड है, उस पर क्या फ़र्क आता है? उसमें क्या चेंज आता है? यदि हम उसकी बात करें, तो जो रूमिनल फ्लूइड है, उसमें क्या चेंज आता है? पिछले वाले में कर लेते हैं इसको।
रूमिनल द्रव। रूमिनल द्रव की बात करें तो रूमिनल द्रव कैसा होता है, इसमें पानी जैसा हो जाता है। ठीक है। और दूसरा उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, इसका ग्रे हो जाता है। ठीक है, यानी कम गहरा। और जबकि हम बात करें वहीं क्षारीय अपच में, तो यहाँ पर बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसा, और डार्क ब्राउन हो जाता है, यानी गहरा भूरा रंग का इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज आता है किसमें, जो रूमिनल फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब देखो, ये तो बात हो गई अपनी किसके बारे में, अम्लीय अपच के बारे में। अब बात करें हम क्षारीय अपच के बारे में, तो क्षारीय अपच में क्या होता है, कारण की बात करें इसमें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर कारण क्या था, कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल भोजन था। तो यहाँ पर होता है प्रोटीन युक्त भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन। अब प्रोटीन युक्त भोजन की हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर जो बात करें तो अनाज के रूप में हम क्या देते हैं जानवर के लिए, मुख्य रूप से जैसे चना वगैरह चीजें, जो बरसीम वगैरह हम देते हैं। फसलों में हम बात करें, फसलें, बरसीम। ठीक है, बरसीम दी जाती है, सोयाबीन है, जितनी भी दालें। दूसरी चीज हो गई दलहनी फसलें। तीसरा हो गया यूरिया। तो इसकी वजह, और चौथी चीज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, प्लेसेंटा खाने के कारण। प्लेसेंटा खाने के कारण भी क्या होता है, क्षारीय अपच होती है। ठीक है, जब कभी भी जानवर प्रोटीन युक्त फसल अधिक खा जाता है, ठीक है, चाहे वो बरसीम हो, चाहे दालें युक्त फसलें हों, दलहनी फसलें हों, चाहे वो सोयाबीन हो। ठीक है, और एक चीज और हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है, यूरिया खाने की वजह से भी प्लेसेंटा, जो जानवर प्रसव क्रिया होती है उसके बाद जो प्लेसेंटा डालता है, कई बार जानवर उसको खा जाता है, तो उसकी वजह से भी जो कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो वो कौन सी अपच होती है, क्षारीय अपच होती है। क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसी होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं, प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। अगला है कि हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब हो गया खरपतवार नाशक। हर्बिसाइड क्या बोल सकते हैं, खरपतवार नाशक से संक्रमित फसलें खाने की वजह से भी जानवरों में क्या होता है, क्षारीय अपच होती है। ठीक है, अब क्षारीय अपच होती है तो इसमें होगा क्या, जैसे वहां पर तो क्या बन रहा था कि वोलेटाइल फैटी एसिड बन रहे थे कार्बोहाइड्रेट के पाचन की वजह से। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोटीन रिच हैं, इसकी वजह से रूमन में क्या बनती है, अमोनिया बनती है।
और इस अमोनिया का उपयोग किसमें किया जाता है? दो जगह पर किया जाता है। एक तो माइक्रोबियल प्रोटीन में, और दूसरा उपयोग कर लिया जाता है आगे चल करके यूरिया बनाने में। ठीक है? तो जब इसका उपयोग, और यूरिया आगे चल करके किस में चला जाता है? यह भी यूरिया किस में चला जाता है? किडनी के द्वारा यूरिन में चला जाएगा, और दूसरा चला जाएगा लार के लिए। ठीक है? तो जब ये प्रोटीन ज्यादा खाता है तो अमोनिया ज्यादा बनती है, और अमोनिया ज्यादा बनने के कारण माइक्रोब्स उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और यह क्या करती है? क्षारीय अपच पैदा। ठीक है? अब क्षारीय अपच पैदा करती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये अमोनिया क्या करेगी? जैसे यहां पर तो जो ब्यूटारिक एसिड था वो रूमेन की गतिशीलता को कम कर रहा था। ठीक है? और यहां पर कौन कर रहा है? यहाँ पर रोमन गतिशीलता कम कर रहा था, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में अमोनिया रोमन की गतिशीलता कम करती है। ठीक है? उससे क्या होगा भाई? डाइजेशन नहीं होगा, आगे फीड नहीं बढ़ेगा, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, अपच की समस्या हो जाएगी। तो अब जो अमोनिया बनी है वो क्षारीय नेचर की है। ठीक है? या जैसे हम बात कर रहे थे ना कि जैसे हम यूरिया टॉक्सिसिटी होते हो रही थी, तो वही यूरिया से भी आगे चल करके क्या हो रहा था कि वहां पर एनपीएन कंपाउंड जो हम लेते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यूरिया या एनपीएन कंपाउंड। ठीक है? तो वही अमोनिया ज्यादा बनती है वापस से। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? अम्लों का उपयोग करते हैं। ठीक है? तो यहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? उपचार की हम बात करें तो यहां पर किसका उपयोग किया जाता है? सिरका। और सिरका को ही हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है? इसका उपयोग किया जाता है। ठीक? और इसका जो उपयोग किया जाता है वो 10 ml पर केजी बॉडी वेट के अनुसार किया जाता है। ठीक है? तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? अपनी क्षारीय अपच के बारे में। ठीक? तो इस तरह से सिंपल इंडाइजेशन, एसिडिक इंडाइजेशन और एल्कलाइन इंडाइजेशन के बारे में हमने बात। ठीक? सिंपल इंडाइजेशन हम कब बोल रहे हैं? कि जब पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा हो। ठीक है? 6 से लेकर के 7 के बीच में पीएच रहती है। ठंडा-गरम खाने की वजह से, एक साथ ज़्यादा खा गया उसकी वजह से, ठीक है? वातावरणीय चेंज की वजह से, खाने में बदलाव करने की वजह से, जैसे हम करते हैं ना सर्दी-गर्मियों में, भाई एक साथ हरे चारे से सूखे चारे पे आया, उस समय क्या है कि जानवर जो है खाना-पीना थोड़ा छोड़ देता है, तो उसकी भूख कम हो जाती है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल इंडाइजेशन कर कह रहे हैं। उस समय हम किसका उपयोग करते हैं? जो लिवर टॉनिक हैं, या फिर जो भूख बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? हिमालय बत्तीसा हो गया, बायो बूस्ट वगैरह हो गए, और अन्य जैसे चूर्ण हो गए, ठीक है? जैसे हम सौंठ वगैरह जो चीज़ें देते हैं, तो उनका उपयोग हम करते हैं। लेकिन जब जानवर की जो पीएच है, उसकी रूमन की जो पीएच है, उसमें एक साथ अचानक तेज़ी से बदलाव हो जाए, उस कंडीशन में 2 तरह की समस्याएँ हमारी पैदा होती हैं। एक होती है एसिडिक इंडाइजेशन, और दूसरा होता है एल्कलाइन इंडाइजेशन। जो अम्लीय अपच है, उसको हम अन्य नाम से कौन-कौन से नाम से जानते हैं? रूमन इम्पेक्टेशन के नाम से जानते हैं, रूमन एन्गोर्जमेंट के नाम से जानते हैं, रूमन ओवरलोड कंडीशन के नाम से, और लो मिल्क फैट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एसिडिक इंडाइजेशन में क्या होता है? रूमन में एसिड बनेगा और रूमन की पीएच कम होगी। कितनी कम होगी? 5 या 5 से कम होगी, तो हम इसे क्या कहेंगे? एसिडिक इंडाइजेशन कहेंगे। एल्कलाइन इंडाइजेशन की हम बात करें, तो यहाँ पर रूमन में अमोनिया ज़्यादा बनती है, रूमन की पीएच बढ़ती है, और रूमन की पीएच 7.5
या उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? और इसका जो रूमन के अंदर जो रूमिनल फ्लूइड है, ठीक है? तो उस रूमिनल फ्लूइड में क्या चेंज आता है? इसमें जो पानी जैसा हो जाता है लेकिन कम पानी जैसा होता है और ग्रे कलर का होता है, कम गहरे रंग का हो जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो गंध आती है, एक चीज़ और है यहाँ पर, क्या है? खट्टी गंध आती है। इस रूमिनल फ्लूइड से क्या होता है? और खट्टी गंध आती है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई और यहाँ पर जब अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया जैसी गंध आएगी। तो यहाँ पर तो अमोनिया जैसी तीखी गंध आती है, ठीक? और यहाँ पर जो रूमिनल फ्लूइड है, वो कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है? और बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है, ठीक? अब इनके कारण की बात करें कि भाई किस वजह से ये पैदा होता है? तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाने की वजह से जो अम्लीय अपच होती है। अब कार्बोहाइड्रेट किन-किन में होता है? मुख्य रूप से दाने हो गए, अनाज हो गए, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, किचन वेस्ट, शाम को होटलों का या जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, उनका बचा हुआ खाना या शादी पार्टी का बचा हुआ खाना एक साथ जानवरों को जब दे देते हैं, तो उस समय ये दिक्कत होती है। आलू, प्याज़, शलगम जितनी भी सब्ज़ी वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच, इनको जानवरों के लिए पटक दिया जाता है, तो इस तरह की समस्या आती है। क्या होता है? वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, जो पीएच को घटाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एसिड बन रहे हैं, तो इसके उपचार के लिए हम क्षारीय जो है उन पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैसे मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाना सोडा हो गया, ठीक है? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पेनिसिलिन सपोर्टिव थेरेपी के लिए पेनिसिलिन, ओटीसी और अमीनो अम्ल या विटामिन बी12 का उपयोग साथ में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से हम बात करें क्षारीय अपच में, तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? प्रोटीन युक्त भोजन है और प्रोटीन युक्त की हम बात करें तो क्या हो सकता है? जो बरसीम है, सोयाबीन है, दलहनी फसलें हैं, ठीक है? नॉन प्रोटीनियंस एनपीएन जो कंपाउंड हैं, यानी जो प्रोटीन तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन युक्त होते हैं, ठीक है? जिसमें यूरिया, बायूरेट्स वगैरह अपने आते हैं और यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो है प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा को खाने की वजह से भी क्या होता है? एल्कलाइन इंडाइजेशन होता है और जब किसी ऐसी फसल जिस पर खरपतवारनाशी का उपयोग किया गया हो तुरंत ही और उन फसलों को यदि जानवर खा लेता है, तो भी क्या हो जाता है? क्षारीय अपच हो जाती है, ठीक है? तो कारण क्या है? कि अमोनिया बनती है, अमोनिया का जब उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जाता है, प्रॉपर तरीके से या ज़्यादा मात्रा में अमोनिया बन रही है, तो एल्कलाइन इंडाइजेशन का कारण बनता है। उपचार की बात करें तो सिरका या एसिटिक एसिड का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है? और इसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स और लिवर एक्सट्रेट का यहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक है? इसका उपयोग करते हैं बी कॉम्प्लेक्स और लिवर एक्सट्रेट। ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? इंडाइजेशन के बारे में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम बात बाकी आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी वीडियो उनको आप शेयर करें, ठीक है? जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ अपना पहुँचे। ओके, थैंक यू।